हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रीति सैनी। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एकेडमी फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। और आज की हमारी वीडियो है क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। तो चैप्टर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि और आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हमें जो कंटेंट पढ़ना है वो है सबसे पहला व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम, फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में। उसके बाद काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये सब टॉपिक्स हम एक एक करके इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है पता है आपको? फेडरलिज्म इज अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। तो बेसिकली जो फेडरलिज्म है वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन सेंटर और यूनिट्स। सेंटर गवर्नमेंट और वेरियस यूनिट्स में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब देखो फेडरलिज्म के क्या क्या फ़ायदे होते हैं या फीचर्स क्या क्या हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहला, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। और एक कंट्री, सपोज हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के जितने भी डिफरेंट टायर्स हैं उन सबको वही गवर्न करेंगे, वही देखेंगे। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नमेंट के किस टायर को, किस ऑर्गन को कौन सी पावर मिली हुई है वो सब, और ज्यूडिक्शन की जो जो पावर है वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको रूल बुक कहा जाता है, उसमें इसके बारे में सब स्पेसिफाइड है किसके पास कितनी पावर है और किसको क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबली बी चेंज ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के जो दोनों लेवल हैं उन सब की सहमति से ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस या अमेंडमेंट लाया जा सकता है। नेक्स्ट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, सपोज करो कि फेडरल के जो दोनों टायर्स है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर यूनियन गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फेडरलिज्म के जो मेन टायर्स है उसमें अगर कोई कन्फ्लिक्शन हो जाता है, कोई झगड़ा विवाद हो जाता है, तो उसमें फाइनल डिसीजन किसका होता है? ज्यूडिक्शन का होता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे देती है, हाई कोर्ट जो भी डिसीजन दे देती है, वो इन दोनों गवर्नमेंट को या टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो अपनी अपनी जगह को, स्टेट को और सेंटर को रन करने के लिए उनको जो रेवेन्यू का मतलब होता है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से उनको मिलनी चाहिए वो मनी। आपको पता है, जैसे आप नॉर्मली एक चीज़ खरीदते हैं, कोई चिप्स का पैकेट सपोज आप बाज़ार से खरीदते हैं, तो उस पर लेवल देखेंगे आप, पीछे जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पर लिखा होता है MRP इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इट मीन्स इस पर जो MRP होता है उसमें सारे टैक्सेस लगे होते हैं, और ये जो टैक्सेस हैं ये वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं, और इन्हीं से वो अपना जो भी काम करना होता है वो करते हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री वाइल अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। अब आपको पता है इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियन, लैंग्वेज से लोग रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो उसमें किस तरह से आपस में अपने आप को सेफगार्ड करना है, यूनिटी के साथ रखना है, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और यही फेडरल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा मेन फीचर है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट।
अब हम शुरू करेंगे। वी बिगिन द डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर ट्रायस ऑफ अंडरस्टैंड एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। अब पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, इनकी जनरल टर्म्स क्या हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से टायर्स होते हैं और किस तरह से इंडिया में फेडरलिज्म इम्प्लीमेंट होता है या उसकी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड, देखो मैंने हाईलाइट किया गया है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो पावर को मेनली डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, एक तो सेंटर और एक वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब स्टेट के बीच में। अब फेडरलिज्म की दो लेवल हो गए, कौन कौन सा, वन इज गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी एंटायर कंट्री को संभालती है ना, तो ये है हमारी गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट्स। तो दूसरा जो लेवल है फेडरलिज्म का वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे जो प्रोविंसेस हैं या स्टेट गवर्नमेंट है वो डे टू डे जो एडमिनिस्टर होता है उसको संभालने का काम स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, फेडरलिज्म फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। अब इसके अलावा फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, फेडरलिज्म को पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, मतलब इक्वली सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर होती है और स्टेट को उसके अंडर में रहना पड़ता है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल। मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ या तो एक ही लेवल होगा, गवर्नमेंट का एक ही ऑर्गन एक ही लेवल होगा, या फिर उसके नीचे जो सब यूनिट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट बनती है, लेकिन जो मेन पावर है वो किसके हाथ में होगी, सेंटर के हाथ में होगी। और फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए ऑर्डर नहीं देगी, क्योंकि दोनों के पास इक्वल पावर है और सेंटर स्टेट के मैटर्स में या अफेयर्स में इंटरफियर नहीं कर सकता जब तक कोई मेन मुद्दा, ऐसा कोई इशू ना हो जिससे पूरी कंट्री पर असर पड़े। ठीक है, तो स्टेट की अपनी पावर है और सेंटर की अपनी पावर है, दोनों एक दूसरे की पावर में इंटरफियर या दोनों के अफेयर्स में इंटरफियर नहीं कर सकते। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आ गया है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। दोबारा से मैं बता रही हूँ आपको, जो हमने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए थे वही पॉइंट्स है। सबसे पहला, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता चल गया कौन कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुडिक्शन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, दोनों का अपना अलग अलग जुडिक्शन है। जैसे सेंटर की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हाई कोर्ट है, तो दोनों का अपना अलग अलग जुरिडिक्शन है। अगला है फेडरेशन आर कॉन्ट्रास्टेड, सॉरी, द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिक्शन की जो भी पावर्स हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन की गई हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जिसको रूल बुक कहा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री को और गवर्नमेंट को अपना कार्य करना होता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि कोर्ट्स के पास पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो किसमें, अगर स्टेट या सेंट्रल में कोई कन्फ्लिक्शन हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो फाइनल डिसीजन कोर्ट का ही माना जाएगा, वो इंटरफियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। अब फेडरेशन, अगर फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरह के फेडरेशन होते हैं, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे आगे, फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन।
अब इसके बारे में डिटेल में हम नीचे पढ़ेंगे। पहले ये अगला टॉपिक हम करते हैं जिसका नाम है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कोई एक स्टेट या एक एरिया नहीं है। इंडिया का मतलब है बहुत सारे स्टेट से मिलकर एक यूनियन बनी है, इसीलिए इसको यूनियन स्टेट्स कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर ये स्टेट्स आपस में नहीं मिलते, जैसे हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो सब लोग अपने अपने आप को स्वतंत्र कर लेते। ठीक है, यूनिटी का मतलब इन सब ने एक्सेप्ट किया है, सारे स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया है कि हम अपना एक यूनियन बनाएंगे और उस यूनियन का नाम रखेंगे इंडिया। तो इंडिया जो है वो एक तरह से बहुत सारे स्टेट्स की एक यूनियन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, 2 टायर ऑफ सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैन है। पहला है यूनियन गवर्नमेंट, व्हाट वी कॉल, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, रिप्रेजेंटिंग द यूनिट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब की यूनियन को या यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद तीसरे में हम पढ़ेंगे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। ये है 3rd टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बाद में ऐड किया गया था, पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी। इसको लोकल गवर्नमेंट भी एक तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार पहले हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है, तो सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। अब आपने देखा है ना, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इंडिया हो गया, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादर नागर, एक्स सो एंड सो। तो ये है हमारी यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज इतने छोटे स्टेट्स हैं कि ये अपने आप को स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट घोषित नहीं कर सकते, इन पर डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप। अगला है कॉलिशन गवर्नमेंट। क्या होता है कॉलिशन गवर्नमेंट में, देखो, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, इवन 9th में और 10th में ही पढ़ा है। अब आपने गठबंधन की सरकार सुना होगा हिंदी में, जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो बाकी पार्टी से गठबंधन करके एक सरकार बनाते हैं। इसी गवर्नमेंट को कॉलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, यूजुअली पार्टनर्स इन अ कॉलिशन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल लाइन्स एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। तो बस 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी आकर आपस में समझौता करती हैं और एक कॉमन प्रोग्राम के बारे में अपनी सहमति देती है। जैसे अगर हम बात करें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम शॉर्ट में एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको यूपीए कहा जाता है। तो ये एक से ज़्यादा पार्टियों से फॉर्म करके बनाया हुआ है, जिनका एक ही मेन मुद्दा होता है, और लेफ्ट फ्रंट। ये तीनों पार्टीज जो हैं ये कॉलिशन गवर्नमेंट के अंडर में आती। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको चैप्टर एक ही वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि आप 10th में हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्या होती है। अब लिस्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट 3 तरह की होती है, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे अफेयर्स होते हैं जो एक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट लिस्ट में वो सारे अफेयर्स होते हैं जो स्टेट अपने लेवल पर करता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे अफेयर्स होते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें आपने देखा यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक लॉ, डिफेंस रिगार्डिंग बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। और अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, इसमें देखो कौन से अफेयर्स हैं, पॉलिसी, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड
इरिगेशन। और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली मेक डिसीजन। तो इसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है जॉइंटली कोई कानून या डिसीजन लेते हैं, लॉ बनाते हैं, वो इसमें आता है। जैसे एजुकेशन रिगार्डिंग हो गया, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज या एडॉप्शन रिगार्डिंग जो भी मैटर है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहला है आपका यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट में क्या है, द यूनियन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ 100 सब्जेक्ट्स दैट द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय सुप्रीम जुडिक्शन ओवर। मतलब इसके अंदर 100 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सिर्फ सेंटर का ही कंट्रोल होता है, उसी का जुडिक्शन होगा, उसी का निर्णय सर्वोच्च माना जाएगा। दूसरा, सिंपली पुट इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसमें वो सारे मैटर्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिससे पूरा देश अफेक्ट होता है, उस तरह के मैटर्स इसके अंदर होते हैं, और जिसमें सेंट्रल पावर ही जो है डिसीजन ले सकती है। द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, पोस्ट एक्सेट्रा। ये सारे जो मैटर है ये पूरे नेशन को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए नेशनल इंपॉर्टेंस अफेयर्स के अंदर आते हैं। और ये काम किसका है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला है स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। अगर 7th शेड्यूल में हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है देखो, तो द स्टेट लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ 61 सब्जेक्ट्स दैट स्टेट लेजिस्लेचर एंजॉय जुडिक्शन ओवर। अब इसके अंदर 61 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें स्टेट ही कंट्रोल करता है, वही कानून बना सकता है, वही डिसीजन ले सकता है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉ एंड गवर्न द सेट सब्जेक्ट। तो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके पास भी पावर होती है कुछ लॉ मेकिंग करने की और उनको गवर्नर करने की। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च, फिशर्स, स्टेट पब्लिक सर्विस एक्सेट्रा। ये सारे जो अफेयर्स है ये किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के आते हैं। तो इसमें सेंट्रल जो है किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, ये स्टेट के अपने अफेयर्स हैं, इसके रिगार्डिंग यही लॉ बनाएंगे। ठीक है, अगला है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे अफेयर्स जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जॉइंटली डिसीजन लेते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, वो सारे अफेयर्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो इसके अंदर टोटल 47 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का ही जुडिक्शन कंट्रोल होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल लॉ हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, प्रिवेंटिव, डिटेंटिव, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। ये सारे जो अफेयर्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली डिसीजन या लॉ मेकिंग करती है। उसके बाद एक और पार्ट है रेजिडुअल पावर। रेजिडुअल पावर में क्या होता है देखो, रेजिडरी पावर भी बोलते हैं इसको। रेजिडरी पावर पुट सिंपली रेफर टू द पावर ऑफ जुडिक्शन अपॉन सब्जेक्ट दैट आर नॉट मेंशन इन द स्टेट और करंट लिस्ट। वो दोनों मैटर जो स्टेट और करंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर नहीं है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, रेजिडरी पावर के अंदर आते हैं। और इसकी जो मेन पावर होती है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, मतलब सेंटर के अंडर आते हैं रेजिडरी जो अफेयर्स होते हैं। तो आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली states the union parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or the state list। तो ऐसे मैटर जो concurrent list और state list में दोनों में ही नहीं है, वो मैटर्स पर किसका अधिकार होता है, उसमें यूनियन पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग कर सकती है या डिसीजन ले सकती है। तो ये था आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट प्लस रेजिडरी लिस्ट के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर। अब इसमें क्या होता है, जो अलग अलग कंट्री की यूनिट्स हैं वो इकट्ठी आती, स्टेट यूनिट्स हो गई, इकट्ठी आकर अपना एक फेडरेशन, एक यूनिट बनाती हैं, और उन्हीं यूनिट में इक्वली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब पावर ना तो किसी के पास ज़्यादा होती है ना किसी के पास कम होती है, इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया। अगला है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और उन्होंने अपनी यूनियन बनाकर, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाकर उसका नाम रख दिया इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट्स की अपनी अलग अलग पावर है, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में। तो लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एक बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी पावर को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देती, स्टेट्स में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। जैसे इंडिया और स्पेन की अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इंडिया इज अ एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। आगे देखिए, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिए। अब हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में स्टेट लेवल की या फिर अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपैलिटी होती है, और अगर हम गांव या फिर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर होती है पंचायत। ठीक है, अब पंचायत के नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी पंचायत होती है। उसके बाद इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी की बात करें अर्बन एरिया में तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और नगर पंचायत होती है। तो इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इसमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जुड़ गया है, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। और लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट आपकी रूरल और अर्बन एरिया दोनों में अलग अलग होगी। रूरल की अगर हम बात करें गांव में, तो विलेज टाइप में जो गवर्नमेंट होती है, आपने सुना ही होगा, एक पंचायत होती है, पंचायत में मेंबर्स होते हैं पंचायत के, जिसको सरपंच कहा जाता है, 5 मेंबर्स उसमें होते हैं ना। ऐसी म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पर होती है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, इसके अलावा जिला परिषद, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अब देखो, ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ये कब जुड़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, अमेंडमेंट या एक्ट ऑफ 1992। इसमें क्या हुआ था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑन रूरल लेवल, जिसको पंचायत कहा गया, और अर्बन लेवल पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर कमिटीज। ये अमेंडमेंट किया गया था 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। अब पूरी कंट्री को पावरफुल, डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें, पूरी पावरफुल बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, डेवलप बनाने के लिए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को चुना गया, जिसमें लोकल गवर्नमेंट आती है और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत उसी के पार्ट है। अब मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, कमीशन इलेक्शन। अब इसमें कर दिया गया है कि हर एक 5 साल बाद, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, ऐसे लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होंगे। ये मैंडेटरी हो गया है, और इसमें भी सीट्स SC और ST के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। और रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू का मतलब खर्चा जो लोकल गवर्नमेंट करती है अपनी एरिए पर, वहाँ के लोगों पर उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, वो उनको कहाँ से आता है? वो उनको आता है जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं। ठीक है, और अगर रेवेन्यू या फिर पैसा जो है वो, या फंड जो है वो कम पड़ रहा है एरिया के डेवलपमेंट के लिए, तो लोकल गवर्नमेंट स्टेट
गवर्नमेंट से फंड के बारे में अपील कर सकती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? आगे चलें। अब आगे अगला टॉपिक है आपका इंडियन फेडरेशन। तो इंडियन फेडरेशन मैंने आपको बताया ही था। इंडिया की अगर हम बात करें तो ये यूनियन है, कितने 29 स्टेट्स की यूनियन है, जिसमें 9 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें 7 लिखा है लेकिन अब 9 हो गई हैं। 9 यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर हैं और इंडिया की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। ज्यूडिक्शन की बात करें तो स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर और लोकल लेवल पर अलग अलग ज्यूडिक्शंस भी बनाए गए हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पर बात करें तो हाई कोर्ट है, और अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। कोर्ट सिस्टम के अंदर ज्यूडिक्शन आता है। उसके बाद अगला है लैंग्वेज पॉलिसी। ऑब्वियसली जब इंडिया में अलग अलग कल्चर, रिलीजियन, कास्ट के लोग रहते हैं तो वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते होंगे, है ना। तो इंडिया में हिंदी को छोड़कर बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो हिंदी के अलावा 21 मोर लैंग्वेजेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दी गई है। Our constitution did not give the status of national language to any one language। तो ये भी ध्यान रखना, इंडिया की अपनी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का मेंशन किया गया है। रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है 22 इंक्लूडिंग हिंदी, बट कोई नेशनल लैंग्वेज यहाँ की नहीं है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और हिंदी जो हम बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इंडिया में बोलते हैं, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, तो उसमें मेंशन किया गया था कि इंग्लिश का 1965 तक, 1965 तक इस्तेमाल किया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज में। उसके बाद इसको प्रोहिबिट किया जाएगा, उसके बाद इसको बंद करना था। लेकिन नॉर्थ साउथ की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, ठीक है, और वो चाहते थे कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडिया। तो उसके बाद से इंडिया अभी तक इंग्लिश जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंडिया की। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन दे दिया कि हम कंटिन्यू रखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो ये भी ध्यान रखना, हिंदी का मतलब ये नहीं है अगर हिंदी हमारी मदर टंग है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो गवर्नमेंट कभी भी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको स्टेट्स पर इम्पोज नहीं कर सकती ज़बरदस्ती कि आपको हिंदी बोलनी है। ठीक है, अब जिस तरह से लैंग्वेज के बारे में आपने पढ़ा है, आप पढ़िए लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है तो ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो यहाँ आएगा ही। तो इंडिया इज़ ए मल्टी लिंग्वल कंट्री वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। आपको पता ही है, अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर से, स्टेट से अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज पीपल यूज टू स्पीक। तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड है, तेलंगाना है, ये अपनी लैंग्वेज पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट स्टेट्स की मान्यता इनको मिली है। दीज आर नॉन एज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो जो लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए जाते हैं उनको लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहा जाता है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इन अ कंट्री। तो एक तो डेमोक्रेटिक है, दूसरा पॉलिटिकल कंट्री है, न्यूली इंडिपेंडेंट है, तो एक मेजर प्रॉब्लम भी थे ये इंडिया के बारे में। तो किस तरह से स्टेट्स को यूनिटी में लाया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनके लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंग। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स बीन क्रिएटेड। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें या बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत सारे नए स्टेट्स बने भी हैं, सीमाएं भी बदली हैं और कुछ स्टेट्स वैनिश भी हो गए, गायब भी हो गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर या रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज स्पोकन। इन 1947
In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. तो 1947 में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया गया था और नए स्टेट्स भी क्रिएट किए गए थे. दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स. और इसलिए किया गया कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही स्टेट्स में या सेम स्टेट्स में रह सकें, किसी तरह की उनको प्रॉब्लम ना हो. When the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो अभी बीच में भी और पहले भी कई बार इस तरह का मुद्दा उठ चुका है कि लैंग्वेज के बेस पर लोग अपना अलग स्टेट्स बनाना चाहते हैं. तो काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स को इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि इंडिया की जो यूनिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाए, डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए. ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर अबाउट फेडरलिज्म का. आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो अगली वीडियो डालने के लिए. थैंक यू.